नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके PhD PhD के लिए जो आप पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके अलावा अगर एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या DT+B का एग्ज़ाम है तब भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है? बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने, बैचलर या फिर ये सभी। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जो है यहाँ पर इसमें तो जो ऑप्शन डी को अर्थात इन सभी को माना गया है, इनके द्वारा किया गया है, बिने साइमन, स्टैनफोर्ड बिने और बैचलर के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की बात करें तो इन्हें एक समय में केवल एक व्यक्ति पर प्रशासित किया जा सकता है और ये प्रशासन व समय की दृष्टि से अधिक साध्य माने गए और इनके प्रशासन के लिए निपुण व प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इनका अंकन अपेक्षाकृत कम वस्तुनिष्ठ होता है। इनमें प्राय सीमा निर्धारित नहीं होती और इन पर प्राप्त अंकों की गुणात्मक व्याख्या भी संभव है। ये गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही पक्षों की जानकारी प्रदान करते हैं। इसमें परीक्षक आवश्यकता अनुसार प्रश्नों का क्रम या क्रमों में परिवर्तन कर सकता है। इसमें नकल की एक तो कोई गुंजाइश नहीं होती। अनपढ़ लोगों पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है और औपचारिकता रहती है इसमें। और इनमें परीक्षार्थी को प्रोत्साहित किया जा सकता है और इस पर परीक्षार्थी अपनी योग्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, अधिकतर मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धिमत्ता होती है जन्मजात, सीखने पर आधारित, ए और बी दोनों या फिर पर्यावरण। तो अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है और उनके अनुसार जो यहाँ पर मानी गई है जो ऑप्शन सी में है, तो उनके अनुसार जन्मजात और सीखने पर आधारित ये दोनों ही प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के किस प्रकार पर निर्भर है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस प्रकार पर निर्भर है? सामान्य, विशिष्ट, दोनों या फिर उपयुक्त सभी पर। तो बुद्धिमत्ता जो है इसको यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी अर्थात इन दोनों, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। आपने एस और जी फैक्टर सुने होंगे तो ये वही है। नेक्स्ट आ जाता है, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक विकास को परिवार का वातावरण, पास पड़ोस, स्कूल का वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण। तो बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं? अर्थात परिवार का जो वातावरण है इसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक माना गया है, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से ही सीखा है। तो सबसे पहले तो अपने परिवार का ही जो माहौल है, वातावरण, वो सही होना चाहिए। उसके बाद आता है बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण बिने साइमन परीक्षण, बर्ट लंदन रिवीजन, टर्मन मेरिल्स के लिए टर्मन स्टैनफोर्ड रिवीजन। तो बुद्धि परीक्षण के लिए पहला जो परीक्षण है इनमें ये कौन सा है? और यहाँ पर जिसमें माना गया है जो ये ऑप्शन ए में है, कौन सा है? तो बिने साइमन परीक्षण। उसके बाद जो आ जाता है, भारतीय परिस्थितियों में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण जो था इनमें से किसने किया था? तो भारतीय परिस्थिति में बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण चंद्र मोहन भाटिया, जे मर्री, सी हर्बर्ट राइस या फिर डॉक्टर जलोटा। तो बिने परीक्षण का पहला प्रमाणीकरण किया गया था और जो यहाँ पर ये करने वाले हैं ऑप्शन जो सी में दिए तो ये थे जे तो ये थे यहाँ पर जो ऑप्शन सी में है। तो ये जो है सी हर्बर्ट राइस, तो यही इसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, समूह कारक जो सिद्धांत है ये किन के द्वारा प्रतिपादित है? थर्स्टन, थॉर्नडाइक, थॉमसन या फिर जीन पियाजे के द्वारा। तो ये जो समूह कारक का सिद्धांत जो है यहाँ पर और ये दिया गया था जो ऑप्शन ए में है, तो थर्स्टन जो है इनके द्वारा दिया गया था। अब इसके अलावा जो अन्य सिद्धांत है वे भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कारक का सिद्धांत है बिने टर्मनोस्टर ने दिया था। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था
समूह कारक है इसका दिया गया था थ्रस्टन के द्वारा। इसके अलावा जो पद अनुक्रमिक सिद्धांत फिलिप वर्नर ने, बुद्धि संरचना या फिर त्रिआयामी जो सिद्धांत था जेपी गिलफोर्ड जैन के द्वारा दिया गया था। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत आरबी कैटल ने दिया था। और बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है हार्वर्ड जो गार्डनर है इनके द्वारा, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेन पियाजे। इसके अलावा जो त्रितंत्र का सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो इनके द्वारा ये दिया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्धांत है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, तो निम्नलिखित में कौन सा है? द्विआयामी सिद्धांत है, त्रिबहु या पद अनुक्रमिक सिद्धांत है। तो जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत इनमें कौन सा है? और इनका जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी में आया है, तो कौन सा है? ये त्रिआयामी सिद्धांत है। तो त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। और द्विकारक का स्पीयरमैन का है। उसके बाद आ जाता है बुद्धि मॉडल की संरचना किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है? स्पीयरमैन, जीन पियाजे, गिलफोर्ड या फिर थॉर्नडाइक के द्वारा। तो बुद्धि मॉडल की संरचना किन के द्वारा प्रस्तुत की गई है? और ये की गई है जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए, तो जेपी गिलफोर्ड जैन के द्वारा। उसके बाद है सीखने की सरलतम विधि इनमें से कौन सी है? अनुकरण, प्रयत्न, भूल, अनुबंधन या फिर अंतर्दृष्टि। तो सीखने की सरलतम विधि कौन सी मानी गई है? और यह है अनुकरण के द्वारा सीखना। जो छोटे बच्चे जो होते हैं वे इसी विधि के द्वारा ही सीखते हैं। उसके बाद आ जाता है संबद्धता का नियम, थॉर्नडाइक, पावलोव, गुथरी या फिर अल्बर्ट बंडूरा का है। तो संबद्धता का जो नियम है ये किन के द्वारा दिया गया था? और ये दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये विकसित किया था मैस्लो, रोजर्स, लेविन या फिर अल्बर्ट बंडूरा ने। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और ये विकसित किया गया था, और यहाँ पर जो विकसित करने वाले हैं जो ऑप्शन डी में दिए गए, तो अल्बर्ट बंडूरा जो है इन्होंने ये सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर सीएटी जो है इसका प्रतिपादन किया गया था। अब जो ये सीएटी जो यहाँ पर आया है, और इसके अलावा जो अन्य सिद्धांत है ये भी कई बार जो है एग्जाम में आ जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर सीएटी की, तो इसमें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो बेलोक जो है इनके द्वारा दिया गया था सीएटी। और लियोपोल्ड ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक ये तो ये होगा दिया, या फिर ब्लैक दिया गया होगा, ब्लैक ये वाला। तो जी जैसे यहाँ पर सीएटी आया है इसी प्रकार से एक टीएटी परीक्षण भी था, टीएटी। तो ये दिया गया था मॉर्गन व मरे के द्वारा, मॉर्गन व मरे। इसके अलावा रोसा सही डब्बा परीक्षण हरमन रोसा के द्वारा दिया गया था। और सीएटी वाला ये हो गया लियोपोल्ड ब्लैक के द्वारा। शब्द साहचर्य विधि गोल्टन के द्वारा और यूंग के द्वारा दिए गए थे। गोल्टन के इसमें 75 शब्द थे और यूंग के 100 शब्द थे। एक क्रॉस आउट परीक्षा है, तो इसका संबंध प्रेसी से है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी सिद्धांत ये लेयर्ड, मेरस्टोन और ही ड्रडर का है, ये वाला ही ड्रडर। मोजेक परीक्षण ये मार्गरेट लेविनफील्ड का है। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर ये परीक्षण थे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर लिबिडो की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वह पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है लिबिडो वाला। तो लिबिडो क्या काम शक्ति को कह देते हैं, और ये प्रतिपादन किया गया था सिगमंड फ्रॉयड, एडलर, अन्ना या फिर जंग ने। और जो ऑप्शन ए में आए हैं तो ये थे फ्रॉयड। उसके बाद आ जाता है प्रक्षेपण विधि इनमें से कौन सी है? टैट, रोसा, वाक्यपूर्ति या फिर ये सभी। तो प्रक्षेपण विधि जो है इसके अंतर्गत जो माने गए हैं तो इन सभी को माना गया है। उसके बाद आ जाता है जो हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी, सिगमंड फ्रॉयड, एडलर, जंग या फिर अन्ना के द्वारा। तो ये हीन भावना की अवधारणा विकसित की गई थी, और ये जो विकसित की गई थी जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं एडलर, इनके द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व मूल्यांकन की जो साधारण विधि इनमें कौन सी है? प्रश्नावली, प्रक्षेपणात्मक केस स्टडी या कोई सी भी नहीं। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की साधारण विधि
कौन सी है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये प्रश्नावली विधि है। उसके बाद आ जाता है व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रश्नावली है, प्रक्षेपणात्मक है, केस अध्ययन या फिर कोई सी भी नहीं है। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, जो ऑप्शन सी में दी गई है, तो इसका नाम केस अध्ययन है। उसके बाद आ जाता है अचेतना का सिद्धांत, ये दिया था एडलर, जंग, फ्रॉइड या फिर एरिक्सन ने। तो ये जो सिद्धांत है यहाँ पर अचेतन का सिद्धांत और दिया गया था, तो ये जो यहाँ पर सेंसर जो हमारा ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये जो एडलर जो है इनकी ये मानी गई है अचेतना का सिद्धांत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता का होना, वैधता, मानक या इन सभी का होना। तो एक अच्छे परीक्षण की जो विशेषताएं हैं, तो इसमें इन सभी को माना गया है, जिसमें विश्वसनीयता, मानकता और वैधता ये सभी आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वश्रेष्ठ अवयव सिद्धांत किन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रशिक्षण स्थानांतरण का पावलोव, गुथरी, थॉर्नडाइक या फिर कोफा जो है इनके द्वारा। तो प्रशिक्षण स्थानांतरण का सर्वप्रथम अवयव सिद्धांत, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है तो ये थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता ये किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं। अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उभयमुखी है, तो ये कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं। तो व्यापारी, खिलाड़ी, राजनेता, अभिनेता जो है इनको बहिर्मुखी प्रवृत्ति का माना गया है, दूसरों के साथ घुल मिलकर रहने की इनकी आदत होती है। उसके बाद है स्वभाव की विशेषताएं, इनमें से किस ग्रंथि के स्त्राव पर निर्भर होती है। स्रवकीय, गल, अभिवृष्क या पीयूष ग्रंथि। स्वभाव की विशेषताएं तो किस ग्रंथि के स्त्राव पर निर्भर होती है, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन है हमारा सी वाला, तो ये अपवृक जो ग्रंथि है इस पर। नेक्स्ट आ जाता है सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है। तादात्म्य, सहयोग, विरोध या फिर प्रेम। तो सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक का माता पिता से कौन सा संबंध प्रमुख है, और यहाँ पर जो इसमें प्रमुख माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये तादात्म्य जो है इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। असामान्य व्यक्तित्व का जीवन वृत्ति विधि, प्रश्नावली, साक्षात्कार या फिर पेंसिल पेपर विधि। तो असामान्य व्यक्ति के परीक्षण का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। सर्वोत्तम साधन जो है यहाँ पर जो जीवन वृत्ति विधि है इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निर्माण परीक्षण विधि, पेंसिल, मनोविश्लेषण या प्रश्नावली परिसूचियां। तो व्यक्ति रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, और ये मानी गई है प्रश्नावली परिसूची को। उसके बाद आ जाता है विकास जीव और उनके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है। तो ये कथन है स्किनर, हार्लॉक, थॉर्नडाइक या फिर गैसियर का। तो विकास जीव और उनके वातावरण की अंतः क्रिया का प्रतिफल है, और ये माना गया है ऑप्शन ए अर्थात स्किनर का। उसके बाद है पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु। तो ये कथन था पर्यावरण के साथ पूर्ण अनुकूलन का अर्थ मृत्यु से है। तो ये जो कथन है यहाँ पर प्लेटो, क्रेमियम, डेवी या रूसो का है। तो ये जो कथन है यहाँ पर जो जॉन डेवी है इनका माना गया है। उसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्म संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों होना चाहिए, और ये जो माना गया है ऑप्शन डी इसमें रहेगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के जानने में जो है उसे मदद मिलेगी। तो किस प्रवृत्ति के बच्चे हैं। उसके बाद है मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताएं। बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर बल या इन सभी का होना। तो मनोविज्ञान प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं। मनोविज्ञान प्रवृत्ति की जो विशेषताएं हैं जो ऑप्शन डी में आई है अर्थात इन सभी को ना, जिसमें बाल मनोविज्ञान पर बल, बालक के व्यक्तित्व का आदर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत पर बल, ये सभी इसमें आ जाती है।
नेक्स्ट जो आ जाता है, किसने कहा था कि व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है? थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव या स्किनर। तो ये किसने कहा था कि व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है? और ये है जो ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये थे वॉटसन, जिसने कहा था कि व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा या फिर टोली शिक्षण के द्वारा। तो ये सामाजिक व्यवहार किससे होगा? और जो सामाजिक व्यवहार जो होगा तो ये जो ऑप्शन सी में है, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं इनके द्वारा। उसके बाद आ जाता है, स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका, तो इसमें उपयुक्त स्थान का होना, छात्रों को पढ़ने को कहना, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना या छात्रों से बिल्कुल बात नहीं। तो स्व अध्ययन की आदत के विकास का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें सर्वोत्तम तरीका जो है ऑप्शन जो सी में दिया गया था, छात्रों के सामने स्वयं पढ़ना, ताकि बच्चे उसी का अनुकरण करें, वो देखें कि हमारे टीचर पढ़ रहे हैं, बच्चे भी फिर वैसे ही अध्ययन करें। या उदाहरण जो आप टीचर के अलावा कहीं अपने ऊपर भी रखकर इसको देख सकते हैं। जैसे आप परिवार में बड़े हैं और अगर आप स्वयं कुछ अच्छा काम करते हैं तो इसी का अनुकरण क्या आप बच्चे भी करेंगे। नेक्स्ट, आपकी राय में छोटे बच्चों को कितनी आयु में स्कूल भेजना चाहिए? जब बच्चा बोलने लगे, जब बच्चे में पढ़ने की रुचि पैदा हो जाए, जब बच्चा 5 वर्ष से अधिक आयु हो जाए, 4 वर्ष की आयु के बाद। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन डी में है, तो ये 4 वर्ष की आयु के बाद का है। उसके बाद छोटे बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है क्योंकि इससे उनका मनोरंजन होगा, आकर्षक सामग्री, पढ़ने में रुचि बढ़ाता है, इससे ज्ञानवर्धक कहानियां होती हैं। तो इसमें बच्चों के लिए बाल साहित्य उपयोगी है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए बाल साहित्य क्यों उपयोगी है? क्योंकि इससे क्या है, बच्चों के अंदर जो पढ़ने की जो रुचि है वो उत्पन्न होती है। तो इसलिए जो ऑप्शन सी को यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, छात्र में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे कम महत्वपूर्ण है? काम में लगन का होना, श्रम का महत्व, आत्मविश्वास या धर्म अनुराग का होना। तो यहाँ पर छात्र की बात है तो किसका विकास यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये किसी धर्म के प्रति प्रेम का होना, अनुराग का होना। उसके बाद आ जाता है, किस स्तर की शिक्षा की समस्या अधिक महत्वपूर्ण और जटिल मानी गई है? तो किस स्तर की शिक्षा की जो समस्या अधिक महत्वपूर्ण और जटिल मानी गई है, उस स्तर की शिक्षा, प्राइमरी स्तर की, माध्यमिक स्तर की या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन बी वाला ये रहेगा। तो ये प्राइमरी स्तर जो है की शिक्षा। नेक्स्ट आ जाता है, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है क्यों? बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है या बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्राइमरी स्तर पर छात्रों में मातृभाषा को पढ़ाने में बेहतर होता है। तो ऐसा क्यों माना गया है? ताकि बच्चे जो है अच्छे वातावरण में पढ़ सके। तो बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है क्योंकि मातृभाषा जो होती है उसमें बच्चा जल्दी शिक्षा ग्रहण करता है, जल्दी सीख सकता है। उसके बाद आ जाता है, कौन सा सामाजिक मूल्य है? लक्ष्य, प्रवृत्ति, परोपकारिता या आक्रामक आवश्यकता है? तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? और सामाजिक मूल्य जो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो ये परोपकारिता सिद्धांत है। उसके बाद है, बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? भाव प्रदर्शन, पढ़ना, लिखना या चलने की? तो बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? और बालक जो है सबसे पहले भाव प्रदर्शन दिखाता है। उसके बाद है, छोटे बच्चों में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए उन्हें रोज वैसा करने को कहेंगे। अध्यापक उनके लिए उस स्वर में पढ़ेगा, उन्हें पुस्तकालय में ले जाएगा, प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी। तो छोटे बच्चे में पुस्तकें पढ़ने की नियमित आदत बनाने के लिए, तो जो ऑप्शन बी में यहाँ पर इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, पेस्टोलॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की थी? पेस्टोलॉजी ने जन्म से 5, 2 से 3, 3 से 13 या 6 से 11 वर्ष तक की। तो पेस्टोलॉजी ने विद्यालय में किस आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था की थी? और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो ये थे 3 से 13 वर्ष तक की।
उसके बाद आ जाता है छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा माना गया है। सहयोग की भावना का होना, आज्ञाकारिता, सत्य बोलना या उत्तरदायित्व की भावना का होना। तो छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण कौन सा है, और मुख्य गुण जो है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आया है उत्तरदायित्व की भावना का होना। तो ये जो हमारे यहाँ पर बाल विकास से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब हम जो यहाँ पर हमारी जो हिंदी जो ग्रामर है इसके जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आ जाते हैं। और जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक जो शब्द है इनको क्या कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर विशेष्य, तो इनको क्या कहा जाता है। और यहाँ पर इसमें देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो ये जो संज्ञा जो है इसको माना गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव जो है इनके नामादि को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, या दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है, और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। और व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है ये 3 प्रकार की बताई गई है। संज्ञा जिसमें रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ आ जाती है। और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 या फिर 6। और ये कितने होते हैं, तो ये 3 माने गए हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट आ जाता है स्त्रीत्व जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व में जाति, व्यक्ति, भाव या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो स्त्रीत्व से हमें कौन सी संज्ञा के बारे में पता चल रहा है, और इससे जो हमें यहाँ पर पता लग रहा है जो ऑप्शन सी में है, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हमें यहाँ पर इससे पता लग रहा है। जैसे पुरुष का क्या बनता है, पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, गुरु का गुरुत्व, मनुष्य का मनुष्यता, और सुंदर का सुंदरता, वीर का वीरता, धीर का धीरता, बड़ा का बड़प्पन, घबराने का घबराहट, थकना से थकान होता है, मिलना से मेल, दूर से दूरी, निकट से निकटता। तो इस प्रकार के कुछ ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके अलावा अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, आप से आपा, और सुंदर से सुंदरता, वीरता, बड़प्पन, घबराहट, थकान, लालित्य, लालिमा, भोलापन, अधिकता, चढ़ाई, भटकाव, रुलाई, निचाई, स्मितता। तो इस प्रकार के बहुत से यहाँ पर भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसके बाद आ जाता है भारतीय शब्द जो है यहाँ पर इसका बहुवचन कौन सा बनेगा। तो इसका जो बनेगा ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो कौन सा बनेगा, भारतीय जो है यहाँ पर इसका ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है सूर्य का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, सूर्याणी, सूर्या, सूर्यायी या सूर्यो। तो सूर्य का स्त्रीलिंग कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा जो ऑप्शन बी में है, जैसे आज से आजा बनता है। उसके बाद बुढ़ापा जो यहाँ पे दिया गया है एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द बताइए। ये जाति है, भाव है, व्यक्ति या कोई शब्द नहीं है, बुढ़ापा। तो इसको क्या माना गया है, और ये एक भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद आ जाता है कौन सा शब्द संज्ञा है यहाँ पर, क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो संज्ञा है। अब यहाँ पर जो इसमें संज्ञा है जो ऑप्शन बी में है, तो ये जो क्रोध जो है ये संज्ञा का ये उदाहरण है। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पर शब्द दिया गया है आंसू। इसका बहुवचन क्या बनेगा, और इसका जो यहाँ पर बहुवचन बनेगा जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये बनेगा आंसू। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, वो ही बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या फिर दया। तो कौन सा है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन आएगा, तो कौन सा है, ये बुढ़ापा है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को बताइए। जैसे हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, अधिकरण, संबोधन, संबंध या अपदान कारक। तो कौन सा है ये,
तो यहाँ पर एक चिन्ह जो है ये दिया गया है, तो ये जो चिन्ह होता है ये पुकारने के लिए होता है, संबोधन के लिए। तो संबोधन कारक जो है यहाँ पर इसको माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बताइए। लड़कपन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर कौन सा है? और इसमें जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ऑप्शन सी वाला, तो ये लड़कपन है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में सच्चरित्रता। इसका जो यहाँ पर मूल शब्द कौन सा है? चरित्रता या सच्चरित्र, तो कौन सा है? और इसका जो यहाँ पर मूल जो शब्द है ऑप्शन बी में है, तो ये चरित्र है। उसके बाद है कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब। तो बहुवचन है यहाँ पर कौन सा? जो ऑप्शन बी में है, प्राण। उसके बाद है कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा। ये सभी आकारांत है, तो ये अकारांत है, तो यही जो है यहाँ पर पुल्लिंग है। उसके बाद है गिदड़ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? गिदड़िन, गिदड़नी, गिदड़ी या गिदड़िया। तो गिदड़ का स्त्रीलिंग कौन सा बनेगा? ये बनेगा जो ऑप्शन सी में है, गिदड़ का होता है गिदड़ी। उसके बाद है किस वाक्य में अपदान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा। तो अपदान कारक क्या होता है? जहां पर जुदाई दिखाई जाती है। राम ने रावण को तीर से मारा। मोहन से अब सहा नहीं जाता। हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। तो अपदान कारक का उदाहरण है यहाँ पर जहां पर अलग होना पाया जाता है, तो वहीं पर होता है अपदान कारक पंचमी विभक्ति। तो जिसका जो उदाहरण है ऑप्शन सी में है, क्योंकि हिमालय से क्या गंगा अलग हो रही है। उसके बाद है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किन के आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय के आधार पर। तो हिंदी में शब्दों का जब हम लिंग निर्धारण करेंगे तो कौन से आधार पर करेंगे? तो ये जो होता है जो संज्ञा है इसके आधार पर। उसके बाद है इनमें से एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु। तो भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है जो ऑप्शन ए में है, तो ये शत्रु से शत्रुता जो होती है, तो ये शत्रुता है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग कौन सा है? अपराध, अध्याय, स्वदेश या फिर स्थापना। तो ये सारे अकारांत हैं, अकारांत, और ये आकारांत है, आकारांत। तो यही जो यहाँ पर माना गया है स्थापना। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 4, 5, 6 या फिर 7। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा, और अर्थ के आधार पर जो यहाँ पर इसमें मानी गई है, तो ऑप्शन जो है हमारा जो बी वाला हो जाएगा। तो ये 5 जो है यहाँ पर अर्थ के विचार से संज्ञा मानी गई है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में आ जाता है इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आप। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से वाला है? और इसमें रहेगा जो ऑप्शन सी में है। तो ये जो यमुना शब्द जो आया है इसी को व्यक्तिवाचक माना गया है, कि जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना, इस प्रकार के शब्द। उसके बाद कौन सा शब्द यहाँ पर जातिवाचक का नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का नहीं है? जातिवाचक जो संज्ञा इसका नहीं है कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये सुंदर है। उसके बाद है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब यह नहीं है, जो ऑप्शन ए में है, मिठाई। तो यही क्या भाववाचक संज्ञा यहाँ पर नहीं मानी गई है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, सेना, श्याम या फिर दुख। जाति, जिससे हमें किसका जाति का पता लगे। जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु का पूरी जाति का बोध कराती है तो उसे क्या देते हैं? जातिवाचक। जैसे नदी है, पर्वत है, लड़की है, तो इस प्रकार के जो शब्द है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन ए में है, तो ये लड़का है। उसके बाद है इनमें से स्त्रीलिंग है सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद। तो स्त्रीलिंग शब्द है, अब स्त्रीलिंग कौन सा वाला है? स्त्रीलिंग को देखें जो ऑप्शन डी में आया है परिषद, तो इसी को यहाँ पर स्त्रीलिंग माना गया है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर नेत्री शब्द है। अब जो ये नेत्री शब्द है ये इसका पुल्लिंग कौन सा बनेगा? नेता, नेत्री, नेतिन या फिर नेताएं।
तो पुलिंग कौन सा बनेगा? तो पुलिंग बनेगा नेता का होता है नेत्री। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कारक के भेद कितने होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10। तो कितने होते हैं कारक के भेद? और यहाँ पर जो कारक के भेद जो है ऑप्शन इसमें जो है हमारा बी वाला जो है ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जाइए 8 माने गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माने गए। इसके बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें के लिए जो यहाँ पर चिन्ह है ये किस में आता है? कर्म, संप्रदान, संबंध, आपादान। तो ये के लिए जो यहाँ पर चिन्ह आता है ये संप्रदान कारक में आता है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए। उसके बाद आ जाता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो किस कारक का चिन्ह है? कर्म, कर्ण, आपादान या अधिकरण। तो अलग होना जहाँ पर होता है, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा? आपादान कारक। अब वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, आधार क्या है? वृक्ष है, वृक्ष पर। तो जहां पर ये में पर विभक्ति चिन्ह भी देख सकते हैं आप, में पर कौन से में होता है? में पर। तो अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति जो होती है उसमें होता है, तो इसी कारण से ये इसका सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अब घर से क्या है? बाहर चला गया, मतलब अलग हो गया। और जहां पर अलग होना होता है तो वहां पर आपादान कारक होता है पंचमी विभक्ति में। उसके बाद चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? कारण, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण। तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, ये कौन सा है? अब इसमें देखें तो कौन सा? ऑप्शन डी वाला इसमें हो जाएगा। तो अधिकरण कारक में पर, क्योंकि आधार क्या है? चारपाई है। उसके बाद है इनमें से कौन सा सदा स्त्रीलिंग वाला एक शब्द है? स्त्रीलिंग में आने वाला पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा। तो सदा स्त्रीलिंग में आने वाला एक शब्द है यहाँ पर। अब ये कौन सा है? और यहाँ पर जो माना गया है जो ऑप्शन ए में है, तो ये जो पक्षी शब्द है ये हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। उसके बाद है व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द माना गया है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण या फिर अव्यय। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है? और प्रेम जो है इसको एक भाववाचक संज्ञा माना गया है। उसके बाद जाता है इनमें से कौन सी संख्या विशेषण जोड़ी सही नहीं है? तो संज्ञा विशेषण जोड़ी यहाँ पर एक सही नहीं है। विष से विषैला, आदि से आदिम, पिता से पैतृक, प्रांत से प्रांतिक। तो विशेष संज्ञा और विशेषण की जोड़ी सही नहीं है, जो कौन सी? ऑप्शन डी में दी गई है, प्रांत और प्रांतिक। उसके बाद आ जाता है कवि का जो स्त्रीलिंग है कौन सा बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये शुद्ध अशुद्ध में भी एग्जाम में आ जाता है। तो ये ऑप्शन सी में है, कब, ये स्त्री। उसके बाद है हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार के। तो कितने होते हैं? और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन है बी वाला, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद है लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग या उभयलिंग है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग की दृष्टि से जो यहाँ पर दही जो है इसको माना गया है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन जो बी में है। देखने में हम स्त्रीलिंग लग रही होगी, लेकिन क्या है, इसको यहाँ पर पुल्लिंग जो है ये माना गया है। उसके बाद है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु या फिर संकल्प। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब यहाँ पर जो इसमें स्त्रीलिंग को देखे तो कौन से वाला है? अब यहाँ पर जो ऑप्शन सी में दिया गया है मृत्यु, तो यही क्या है? स्त्रीलिंग है। उसके बाद है बाल का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? बालिका, बालिका, बाला या बाली। तो बाल का स्त्रीलिंग क्या होता है? और बाल जो है इसका जो स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो बाल से बाला बनेगा। उसके बाद आ जाता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अवयव। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं इनको हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसी कारण से हमारा जो यहाँ पर इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती।
आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, या मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है। अब शुद्ध जो यहाँ पर वो है मैं भी है, तेरे भी हैं, तो इसी कारण से जो है यहाँ पर इसी को गलत माना गया है, ऑप्शन सी वाला इसमें हो जाएगा। उसके बाद मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम, अन्य, मध्यम या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये सर्वनाम जो है इनमें कौन से प्रकार का है, अब इसको जो यहाँ पर माना गया है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए वाला। तो जो उत्तम पुरुष जो है इसका यहाँ पर ये उदाहरण माना गया है सर्वनाम में। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में जो आ जाते हैं और फिर उनमें कंटेंट बोला जाते हैं कि इसमें यहाँ पर जो है क्या आएगा। तो मुझे जो है यहाँ पर ये इसका माना गया है। और इसके अलावा मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, तो ये सारे के सारे क्या उत्तम पुरुष के हैं। और एक मध्यम पुरुष होता है जिसमें तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, तो ये सारे मध्यम के हैं। इसके अलावा जो अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष में वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इनसे, उसको, ये आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिसमें तुम होगा, तू करके बात होती है, तू, तुमको, तुमने, तूने, तो ये सारे बीच वाले हैं, मध्यम के हैं। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, हमको, मुझको, ये उत्तम के हैं। और यह, ये, वह, वे, इन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सारे अन्य पुरुष के हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वनाम के भेद भी जो एग्जाम में आ जाते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से 6 होते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा, तो ये 6 होते हैं। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब निश्चय से आप एक इसमें समझ सकते हैं, निश्चय किसी बात का पूरा पक्का होना, निश्चय होना कि निकट या दूर की व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। यह, ये, वह, वे, यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरा हथियार है, ये तुम्हारे आदमी है, तो जिससे हमें पूरा पक्का पता लग जाएगा। उसके बाद है अनिश्चयवाचक। अनिश्चय जहां पर किसी बात के बारे में पक्का ना पता हो, तो जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, तो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कोई है, कुछ है, कोई आ गया तो क्या करोगे, उसने कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जहां पर पूरे संख्या के या पूरे चीज के बारे में नहीं पता लगे, तो जो ऑप्शन सी में है। उसके बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट वाला, यह घोड़ा अच्छा है। इसमें यह जो है, यह ये संज्ञा है, विशेषण, सर्वनाम, ये सर्वनामिक विशेषण है, क्या है। तो ये संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, तो उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो किसका उदाहरण है, सर्वनाम का। उसके बाद आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम है, कोई, कौन, जो या फिर वह, संबंधवाचक। अब यहाँ पर जो इसमें संबंधवाचक का जो उदाहरण है ऑप्शन सी में जो आया है, जो, तो यही क्या है, संबंधवाचक का उदाहरण है। जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है, तो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जो आया है सो जाएगा, तो ये जो, सो जो होता है ये संबंध को दिखाते हैं। उसके बाद है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष्य क्रिया या फिर अव्यय। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसी कारण से जो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पर जो मोटा है ये विशेषण है। और विशेषण के जो है 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और इसके अलावा परिणाम बोधक विशेषण। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अब निश्चयवाचक एक सर्वनामिक विशेषण आ जाता है कई बार एग्जाम में कि एक
कौन क्या होते हैं, कौन कौन से इसके चिन्ह? यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां। जिससे कार्य का मतलब है निश्चित पता लगे। एक होता है अनिश्चय, कोई व्यक्ति, कोई लड़के, कुछ इस प्रकार के। एक होता है संबंध, जो सो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। एक होता है प्रश्न, जहां से किसी क्वेश्चन किया जाता है, कौन मनुष्य, कौन लोग, इस प्रकार से। उसके बाद आ जाता है विशेषण के कितने प्रकार, 3, 4, 5 या फिर 6। तो विशेषण के प्रकार कितने हैं, और इसमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, तो ये 4 होते हैं। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्या, और इसके अलावा जो परिमाण बोधक विशेषण। उसके बाद है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, भलाई, मिठास, थोड़ा या फिर शुभ। तो विशेषण कौन सा है? और यहाँ पर जो इसमें विशेषण ऑप्शन सी में जो है, तो ये जो थोड़ा जो दिया गया है यही विशेषण है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा, शीतलता, नम्रता या फिर मिठास। तो यहाँ पर भी विशेषण ही बताना है इसमें, और जो ऑप्शन ए में आया है सच्चा, ये विशेषण है। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण, उनके भेद बताइए। जैसे यहाँ पर कुछ है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो ये गुणवाचक विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, सर्वनामिक है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये जो कुछ, तो ये किस में आता है? जिसमें हमें पूरी संख्या के बारे में न पता हो, तो उसे कह देते हैं। तो ये जो है अनिश्चित के बारे में आएगा, क्योंकि यह पक्का नहीं पता है कितने हैं। तो कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, तो इस काम से। उसके बाद है आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? अब आलस्य का जो विशेषण है, तो ये होता है आलसी। उसके बाद है गुणवाचक विशेषण कौन सा होता है? चौगुना, नया, तीन या कुछ। तो गुणवाचक कौन सा होता है? और गुणवाचक जो शब्द संज्ञात्व सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं, तो उन्हें हम गुणवाचक सर्वनाम कह देते हैं। और गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं, जिसमें कालबोधक होते हैं, स्थान बोधक होते हैं, एक रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक और आकार बोधक होते हैं। जैसे कालबोधक है, काल में क्या है, इसमें नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। काल मतलब समय के बारे में पता लगे। एक होता है स्थान, निचले, ऊपरले, बीच वाले, ऐसे। एक होता है रंग वाले, काला, पीला, लाल, हरा, नीला, ऐसे। और एक होता है दशा, जैसे मोटा, पतला, वृद्ध, गिल्ला, सूखा, ऐसे। एक होता है गुण वाले, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा। और एक होता है आकार वाले, गोल, चकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा। तो इस प्रकार से गुणवाचक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण कौन सा है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया, तो नया जो है ये आ जाता है। एक किस में आ जाता है, कई बार ये भी आ जाए, तो कालवाचक जो उसके अंतर्गत आता है, कालवाचक, कालवाचक में आता है नया, पुराना, ताजा, मौसमी। उसके बाद है इनमें कौन सा शब्द विशेषण है? मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप। कौन सा है विशेषण? अब यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन सी में है निपट, इसी को क्या है यहाँ पर विशेषण माना गया है। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और अब हम जो हमारे यहाँ पर तर्क शक्ति से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको अब हम यहाँ पर करेंगे। तो अब हमारे यहाँ पर जो तर्क शक्ति के क्वेश्चन आ चुके हैं, और जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इससे आगे कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पर हम देखें तो कुछ क्रम जो यहाँ पर चलाया गया, जैसे 7 दूनी कितने होते हैं? 7 दूनी कितने होते हैं? 14। उसके बाद है 17। अगर हम 14 में यहाँ पर 3 जोड़ देते हैं तो ये 17 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर 17 हैं, 17 चौके होता है 68, 4 से गुणा करें तो कितना होता है? 68 होता है। और 68 में अगर हम यहाँ पर 4 जोड़ दें तो 8 और 4 12, तो 72 ये हो जाता है। तो 68 और 5 73, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 3 4 और 5, तो 5 का क्रम यहाँ पर आएगा। 7 में 14, 14 में 3 जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा, 17 चौके 68, 68 में फिर 5 जोड़ेंगे तो ये कितना है? 73 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर 73 है,
73 को अगर हम इससे आगे संख्या कितनी आएगी, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 से अगर हम यहाँ पर गुणा करते हैं तो फिर कितना आएगा, 6 ते 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, तो 438 जो यहाँ पर आ जाएंगे। अब 438 जो ऑप्शन सी में दिया गया है कुछ, तो इस प्रकार का कुछ क्रम यहाँ पर चलाया गया है। उसके बाद आ जाता है 7 मित्र है, STUVWXYZ, एक वृत्त है, ये जैसे ये वाला वृत्त है। तो केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, एक वृत्त के केंद्र की ओर पीठ करके बैठे हैं, ये जो केंद्र है इसकी ओर पीठ है उनकी। तो Y और V के बीच 3 व्यक्ति हैं, W V के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, U Y और X के बीच में बैठा है, T W Y के बगल में नहीं बैठा है, S W के बगल में बैठा है, V और X के बीच में कौन बैठा है। तो आपने फिर वैसे ही 7 मित्र है, 7 डंडे यहाँ पर लगा लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और जो है एक यहाँ पर लगा लेते हैं हम 7। तो ये 7 जो है यहाँ पर कैंडिडेट हमने यहाँ पर बिठा लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो Y और V के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो Y जैसे Y है, Y कहीं पर भी बिठा लो, तो Y और V के बीच में 3 व्यक्ति होने चाहिए। अब ये कहीं पर भी हो सकते हैं, तो जैसे ये हो गया अभी, तो Y के बीच में 3 हो गए, 1, 2, 3, तीसरे नंबर पर है। और WV के दाईं ओर ठीक बगल में है, बगल का मतलब बिल्कुल पास में एकदम से मिलकर बैठना होता है। तो WV के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब यहाँ पर दाईं देखें तो कौन सी साइड बैठेगी, अगर हम इस साइड में चल रहे हैं तो ये राइट हैंड होगा, इस साइड में यहाँ पर लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर जैसे ये V है, ये है यहाँ पर V। अब WV के दाईं, इसका दाया कौन सा है, V का दाया तो इस साइड में बनेगा, तो W कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर, क्योंकि ये इसका राइट हैंड होगा तो W बैठेगा यहाँ पर बिल्कुल पास में। U Y और X के बीच में है, U जो है Y और X के, अब U जो है Y और X के बीच में है, अब ये नहीं पता यहाँ पर है यहाँ पर है, तो U जो है Y और X के बीच में बैठा है, T जो है W और Y के बगल में नहीं बैठा है, तो T जो है W और इस Y के बगल में नहीं है, क्योंकि एक ही तो है यहाँ पर, तो इसके बगल में नहीं है। तो अब इसके और इसके तो नहीं है, यहाँ पर हो सकता है, तो T को हम यहाँ पर बिठा लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, T W और Y के बगल में नहीं बैठा है, U Y और X के बीच में है, U जो है Y और X के बीच में है, तो मतलब जैसे ये X बिठा लेते हैं हम यहाँ पर, तो Y जो है U Y और X के बीच में है, तो यहाँ पर आ जाएगा U। T W या Y के बगल में नहीं है, अब जो T है ये W और Y के बगल में नहीं है, S W के बगल में बैठा है, बगल का मतलब बिल्कुल पास में, तो यहीं पर सीट खाली है इसकी, तो यहीं पर आ जाएगा। तो V और X के बीच कौन बैठा है, अब यहाँ देख सकते हैं V, ये V है और ये X है, तो इनके बीच में कौन बैठा है, तो जो T वाला बंदा है यही बैठा है, तो ऑप्शन कौन सा है, एक वाला हो जाएगा। उसके बाद 4 अक्षर समूह दिया गया है, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक अलग है, तो अक्षर समूह का बताना है जो अलग है। अब यहाँ पर देखिए तो कुछ क्रम यहाँ पर चल रहा है, KNQTW, तो यहाँ पर देखिए तो K से N के बीच में 3 अक्षर है, GHJKLMN, ऐसे ही यहाँ पर N से Q है, Q से T है, तो मतलब 3-3 अक्षर हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से PSVYB है, यहाँ पर भी इसमें 3-3 अक्षर जो है ये आ जाते हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो DG, यहाँ पर भी ABCDEFGH, तो यहाँ पर भी 3-3 अक्षर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो CABCDEFG, तो यहाँ पर जो है 4 2 3 2, तो इस प्रकार का कुछ क्रम है, तो ये तीनों एक जैसे हैं और यही अलग है, तो यही यहाँ पर
अलग हो जाएगा, असंगत है। उसके बाद है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। अब इसके बारे में पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तो क्या काम चल रहा है, NOSE और ENOS, तो कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है? अब देखें NOS, ENOS, तो ये वाले जो हैं यहां पर है। अब अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया, तो NOSE जैसे होता है ABCDEFGHIJKL, तो यहाँ पर जो क्रम चलाया गया है ये कोई क्रम नहीं है। यहाँ पर जो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है उस तरीके से यहाँ पर इसको क्रम में रखा गया है। जैसे ई पहले आता है, उसके बाद एन, और उसके बाद ओ, और उसके बाद एस आता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई जो है यहाँ पर इसमें फार्मूला ये नहीं लगाया गया है। तो ये सिर्फ इसको अंग्रेजी के जो वर्णमाला है उस क्रम में रखा गया है। इसी प्रकार से जो प्राउड है इसको भी जब हम इंग्लिश के वर्णमाला में रखेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, डी आता है सबसे पहले। डी के बाद कौन सा आता है, फिर ओ आता है। ओ के बाद कौन सा आता है, पी। पी के बाद आर, और उसके बाद सबसे लास्ट में यू आता है। तो यही क्रम यहाँ पर इसमें चलेगा। तो और कोई यहाँ पर इसमें जो फार्मूला वो नहीं लगाया गया है, तो सिर्फ ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। तो इस अनुसार फिर देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, DOPRU, तो DOPRU ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यू ही सबसे लास्ट में आता है, ना कि पी, ना डी, ना आर। उसके बाद है जब हम कोई संख्या है उसे शीशे के सामने रखते हैं, दर्पण, तो उसका जो छवि जो बनेगी उसकी वो कैसी बनेगी। अब जब हम ये जो अक्षर है इनको जब हम शीशे के सामने रखेंगे तो ये क्या उल्टे होंगे और विपरीत भी होंगे। तो जैसे यहाँ पर ये सी है ये सबसे लास्ट में चली जाएगी, और जैसे 7 यहाँ पर सीधा है ये उल्टा भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जब इसका बनेगा तो ऑप्शन 4 वाला बनेगा। तो सी सबसे लास्ट में होगी और ये वो भी क्रम उल्टा होगा इनका। उसके बाद है यदि ए का अर्थ जैसे ए है, इसका मतलब क्या है, जमा से है। बी का मतलब क्या है, माइनस से है। सी का मतलब क्या है, गुणा से है। डी का मतलब क्या है, भाग से है। तो यहाँ पर जो संख्या दी गई है DAACBADC, तो इनके स्थान पर आपने ये वाले जो चिन्ह है ये रख लेने हैं। और जब बोर्ड मास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस फिर आपने इसमें लगाना है, और उसके अनुसार जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन ए अर्थात 71 जो है यहाँ पर इसका ये निकल के आएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। तो कथन है यहाँ पर कि सभी सुइयां क्या है, सभी सुइयां कागज है। सभी सुइयां क्या है, कागज है। ये हो गया कागज। सभी सुइयां कागज है। कुछ सुइयां चाकू है। कुछ सुइयां चाकू है। तो कुछ जो है सुइयां चाकू है, क्योंकि ये कुछ सुइयां चाकू है। तो यहाँ पर निष्कर्ष पर अगर हम देखें तो कुछ चाकू कागज है। कुछ चाकू कागज है, क्योंकि इसका इसके साथ संबंध है तो इसके भी है। कोई कागज चाकू नहीं है। कोई कागज चाकू नहीं है थोड़ा थोड़ा सा तो संबंध है। तो इसी आधार पर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा निष्कर्ष हमारा निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखें तो केवल एक ही जाए, यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आएगा। केवल निष्कर्ष एक ही पालन करता है। निष्कर्ष एक क्या है, कुछ चाकू कागज है। तो कुछ चाकू कागज है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसके साथ है तो इसके साथ भी है। उसके बाद है एक विशिष्ट गुण भाषा में DUMP को ETN क्यों लिखा जाता है, तो EAGR को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये जो फिंगर है इसको हम कैसे लिखेंगे,
अब यहाँ पर इसमें क्या क्रम चला गया है, जैसे डी है, डी ई, इसको ऐसे भी आप लिख कर सकते हैं, डी यू एम पी, इसके नीचे इसको लिख लो यहाँ पर ई टी एन क्यू, डी ई एस टी यू एम एन ओ पी। तो ये वाला क्रम चलाया गया है। इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्रम चलेगा। तो एफ, एफ से पहले क्या आता है, तो कौन सा आएगा, एफ जी। तो इस प्रकार से आएगा। तो ये जो ऑप्शन एक में है एफ जी, और एच आई जी एच, तो ये आएगा इसका ऑप्शन एक वाला। उसके बाद है विशाल नर्मदा का पति है, विशाल नर्मदा का पति है। तो ये है विशाल पुलिंग, नर्मदा का पति है, विशाल नर्मदा का पति है। प्रतीक गौरवी का भाई है, प्रतीक जो है गौरवी का भाई है, ये हो गए बहन भाई, प्रतीक गौरवी का भाई है। कार्तिक प्रथमेश का बेटा है, जो आरती का पति है। आरती के बेटे का विवाह, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। किसके, आरती के बेटे का विवाह अब नर्मदा से हुआ है। तो विशाल नर्मदा के पति हैं, आरती के बेटे का विवाह नर्मदा से हुआ है। गौरवी विशाल की बेटी है, ये जो गौरवी है विशाल की बेटी है इसकी, ये जो गौरवी है, गौरवी विशाल की बेटी, ये जो विशाल है इसकी है। मत कहने का मतलब है विशाल जो है ये नर्मदा का तो पति है, और गौरवी इसकी, ये इसके पुत्र हो गए। तो प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है, तो प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है। अब यहाँ पर इसका संबंध देखें तो ये इसका दादा हुआ, क्योंकि विशाल जो है पुत्र है, क्योंकि आरती जो है आरती का बेटा, क्योंकि इसके साथ शादी हुई है, तो आरती के बेटे का हुआ है नर्मदा से विवाह, मतलब ये इसका पति हुआ। तो विशाल पुत्र है प्रथमेश और आरती का। तो आरती जो है ये इसकी माँ है। तो विशाल पुत्र है प्रथमेश और आरती का। तो प्रथमेश का बेटा जो आरती का पति है, तो ये इसका पिता, इसकी माता। गौरवी ये पुत्री है विशाल की, ये इसके लड़कियों में। तो गौरवी पुत्री है विशाल और नर्मदा की, इसलिए प्रथमेश क्या इनका दादा हुआ। तो प्रथमेश का गौरवी से क्या संबंध है, तो ये इसका पिता है और ये बाबा हुए, दादा ये वाले प्रथमेश, क्योंकि ये दादी होगी, ये बाबा हो गए, ये पिता है, ये गौरवी की माता है, ये भाई बहन हो गई। उसके बाद है निम्नलिखित विकल्प से वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे शब्द है, अभी एक वर्ड देख लेना जो यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया हो। तो अब ये कौन से वाला जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखें तो INJECTION, INJECTION। अब यहाँ पर n क्या है, n इसमें एक ही बार है,
तो इसी कारण से यही जो है इसका हो जाएगा, क्योंकि एन इसमें एक बार आया है और यहाँ पर 2 बार है, तो यही नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद जो हमारे इंग्लिश जैसे संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन है पूर्ण से है, डाई जो शब्द है मीन्स स्टैम्प फॉर कोइनिंग, ये क्या होता है? डिस डाइस जो होता है पासे जो होता है अपने मैथ में क्या होंगे, जिसपे अलग अलग संख्या लिखी होती है, और एक डाइस होता है मारना, एक डाइस होता है डाइक, ये डाइक है, और एक डेक है। तो यहाँ पर डाइस शब्द का बहुवचन बताना है, स्टैम्प और कोइनिंग गढ़ने के लिए मोहरे जो होती है। तो इसका जो यहाँ पर लिया है ऑप्शन 2 से, तो ये मर मरना जो है मर जाता है, इससे लिया गया है, तो ऑप्शन 2 वाला इसका हो जाएगा, ये बनेगा इसका बहुवचन। उसके बाद इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट स्पीच इन द ऑप्शन फॉर चेंज फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच वन इज करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट वन। रवि सेड आई एम फॉन्ड ऑफ टी। तो यहाँ पर रवि ने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ टी, मुझे चाय का क्या शौक है, तो इसी का बताना आपने कौन सा वाला बनेगा। अब यहाँ पर जो इसका बना है जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, रवि सेड दैट, रवि ने कहा कि ही वाज फॉन्ड ऑफ टी, तो रवि ने कहा कि वह चाय का शौकीन है, तो रवि सेड दैट ही वाज फॉन्ड ऑफ टी। उसके बाद आ जाता है चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यहाँ पर बताना है विपरीतार्थक। तो ये जो शब्द आया है यहाँ पर, तो इसका विपरीतार्थक क्या है, ये क्या देते हैं लिप्त होने को, तो रिग्रेस ये इसका क्या देते हैं पीछे हटने को, अब्सटेन क्या देते हैं परहेज करना, डेटर होता है निरोधक, और इम्बाइब होता है आत्मसात करना। तो इसका लिप्त जो है ये इसका उल्टा बताना है विपरीत विलोम। अब इसका जो है ऑप्शन 2 वाला माना गया अब्सटेन, परहेज करना। ये मगन हो जाना, इसमें आसक्त होना, ये भी क्या देते हैं इसको, फिर इसका उल्टा होगा अलग रहना। उसके बाद जाता है यहाँ पर फ्रिवलस जो है, इसका बताना आपने क्या अर्थ है, तो यहाँ पर इसका समानार्थक बताना है, और समानार्थक जो है यहाँ पर इसको कह देते हैं तुच्छ। तो एक्सपेंसिव कह देते हैं जो महंगा होता है, वो कॉस्टली भी यही होता है महंगा। रिवाइवल ये उसको कह देते हैं तुच्छ को, और ये लो मतलब कम होना, नीच नीचा या लो कम उसको कह देते हैं। तो हमने समानार्थक बताना था इसका तुच्छ का। अब इसका जो यहाँ पर समानार्थक जो इसमें बनेगा कौन सा, जो ऑप्शन 3 में है, तो ये जो ट्रेवेबल जो आया है इसी का मतलब होता है तुच्छ और सार्क शुद्ध। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज स्पेल्ड, तो एक सही है आप यहाँ पर सेक्रेटरी का, तो ये कौन सा है। अब इसमें जो यहाँ पर सही है जो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो यही सही है, SCARCITY, अभाव या कमी इसको कह देते हैं, शॉर्टेज। तो SCARCITY। उसके बाद है इन दी फ्लोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस में हैव एन एरर, तो यहाँ पर क्या है एक एरर वाला क्वेश्चन है, तो वही बताना है किस में है या नहीं है। तो एवरी कंसीबल रेस एंड नेशनलिटी हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग इन दी वर्ल्ड वार्स, या फिर नो एरर। अब इसमें बताना आपने कौन सा वाला गलत है, और यहाँ पर देखें तो कौन से वाला है, यहाँ पर इसमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला, हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग। तो यहाँ पर क्या है, हैड इट्स शेयर,
ये एडजेक्टिव है। सफरिंग या हैड इट्स शेयर, नाउन ऑफ सफरिंग का प्रयोग होना चाहिए था। तो हैड इट्स शेयर सफरिंग, हैड इट्स शेयर सफरिंग, ये नहीं आने का यहाँ पर। हैड इट्स शेयर सफरिंग, या फिर हैड इट्स शेयर, ये नहीं आने का फिर यहाँ पर अगर वैसे बनाए। हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग, या तो फिर ये प्रथम इसमें चलेगी, फर्स्ट जो होती है वर्ब फॉर्म शेयर में, हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग, या फिर ये उसमें बनेगा हैड इट्स शेयर्ड सफरिंग, ये नहीं आने का। उसके बाद है इन ऑफ द क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फॉर अल्टरनेटिव आर गिवन, तो ये बताना आपने आइडियम फ्रेज। तो जैसे ड्राइव होम है, इसका मतलब क्या होता है ड्राइव होम का, मुहावरे जो होते हैं। तो इसका जो यहां पर अर्थ जो लिया गया है ऑप्शन जो 2 में है, टू मेक समबॉडी अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट समथिंग, तो ये उसे क्या देते हैं, स्वीकार करना। स्वीकार करने के लिए मजबूर करना, वो क्या देते हैं इसको ड्राइव होम्स। तो इसका 2 वाला हो जाएगा, जोड़ देना, टू मेक समबॉडी अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट समथिंग। उसके बाद है यहाँ पर आउट ऑफ फॉर अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। एक्सपर्ट्स हु साइंटिफिकली स्टडी इंसेक्ट्स, तो ये जो इंसेक्ट है इन पर जो अध्ययन करता है, इंसेक्ट क्या, जो ये कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े, विशेषज्ञ जो वैज्ञानिक रूप से कीड़ों का अध्ययन करते हैं, तो ये जो इंसेक्ट के ऊपर जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है। और कीड़े मकोड़ों के जो ऊपर जो अध्ययन करते हैं उनको पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है, जो ऑप्शन 2 में आया है, पैथोलॉजिस्ट। इसको क्या देते हैं, रोग विज्ञानी। ये जनरलॉजिस्ट है, रोग विज्ञानी हो गया पैथोलॉजिस्ट, ये इनके कीड़े मकोड़े का अध्ययन करेंगे। और एंटोमोलॉजिस्ट ये उसका है कीट विज्ञान का, और ये ऑर्निथोलॉजी ये पक्षी विज्ञान का है। उसके बाद है यहाँ पर इनको सही आपने लगाना है क्रम के अनुसार, कौन से वाला इसका बनेगा। तो कुछ यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, इनका सही क्रम आपने लगाना है। सही क्रम जो आप इसका लगाएंगे तो ऑप्शन 1 वाला बनेगा, तो पहले सी आएगा, फिर ए, उसके बाद डी, और उसके बाद बी यहाँ पर आएगा। उसके बाद इन दिस क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस, तो एक्टिव पैसिव वॉइस है यहाँ पर, तो इसका बताना आपने क्या बनेगा। कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, कैन दोज हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, इसका कौन से वाला बनेगा। क्या वो खुशी के पल मैं कभी भूल सकता हूँ, तो इसका देखिए तो यहाँ पर कौन से वाला बनेगा। अब इसका जो यहाँ पर बनेगा इसमें, तो जो ऑप्शन 2 में है, तो कैन, और उसके बाद आई एवर फॉरगॉटन, ये जो थर्ड फॉर्म में है फर्स्ट में हो जाएगा फॉरगॉट, और उसके बाद जो यहाँ पर दोज है हैप्पी मोमेंट्स, कैन आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी मोमेंट्स। तो ये तो जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन थे, और अब हम यहाँ पर हमारे जो हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा हरियाणा में जो जनवरी महीने में जो त्योहार आता है ये कौन सा है। बैसाखी का, लोहड़ी है, गणगौर है, या फिर गोगा नवमी का है। तो ये कौन सा त्योहार है, और ये है लोहड़ी का त्योहार, लोहड़ी। उसके बाद है सीता माई मंदिर, ये कहाँ पर है, करनाल, पलवल, होता गया सोनीपत में सीता माई मंदिर, तो कहाँ पर है, और ये रहेगा करनाल में। उसके बाद इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है,
पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी या फिर पानीपत में, तो कहाँ पर है और ये पानीपत में है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट की नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली यहाँ पर जो कैंडिडेट है कौन है, मलवत पूर्ण है, अनिता कुंडू है, प्रेमलता अग्रवाल या फिर संतोष यादव है। तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा जो ऑप्शन बी में है तो ये अनिता कुंडू है। उसके बाद दयानंद माना हरियाणा के एक प्रतिष्ठित फिल्म अभिनेता, राजनेता, खिलाड़ी, कवि और लोक कलाकार है। दयाचंद माना, दयानंद माना जो है इनका जो संबंध है ये कवि और लोक कलाकार से माना गया है। उसके बाद है कौन सा हरियाणा का कालिदास कहलाता है, दीपचंद बहमन, पंडित मांगेराम, धनपत सिंह या बाजे भगत। तो हरियाणा का कालिदास कहा जाता है और ये कहा जाता है दीपचंद बहमन को। क्योंकि नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, इनमें से हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, सतपुड़ा, सुंदरवन या फिर सुल्तानपुर। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और राष्ट्रीय उद्यान है जो ऑप्शन डी में दिया गया है तो ये सुल्तानपुर का है। उसके बाद हरियाणा का कौन सा जिला चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है, फरीदाबाद, भिवानी, करनाल या फिर सिरसा। कौन सा है तो ये करनाल है। इसके अलावा जो लिबर्टी शूज है उनके लिए भी इसे जाना जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, रोहतक, सिरसा, करनाल या फिर फरीदाबाद में। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, और ये रोहतक में है। उसके बाद आ जाता है कुरुक्षेत्र में कौन सा त्योहार वार्षिक रूप से मनाया जाता है, आम का मेला, धरोहर, गीता जयंती या बैसाखी। तो यह जो कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है प्रतिवर्ष तो ये गीता जयंती है। उसके बाद आ जाता है कौन सा नृत्य विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है। तो कौन सी विधा हरियाणा की नृत्य विधा नहीं है, भांगड़ा, फाग, धमाल या फिर सांड। तो यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है तो कौन सा है, ये भांगड़ा है। उसके बाद है राजा हर्षवर्धन पुत्र थे, कृष्णवर्धन, राज्यवर्धन, चंद्रवर्धन या प्रभाकर वर्धन के। तो राजा हर्षवर्धन किनके पुत्र थे, और ये जो है प्रभाकर वर्धन के थे, तो जो ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद है हरियाणा में जो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था, करनाल, फरीदाबाद, हिसार या फिर सोनीपत में। तो प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र, और ये खोला गया था करनाल में। उसके बाद आ जाता है दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान या फिर सैफ अली खान ने। तो महावीर सिंह फोगाट का आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, तो ये थे आमिर खान। उसके बाद है इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला या फिर पवन पंडित। तो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कौन है तो जो ऑप्शन डी में है ओम प्रकाश चौटाला। उसके बाद इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है, घग्गर, गोमती, इंदौरी या फिर यमुना। तो कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती है, अब नहीं बहती है तो ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये गोमती नदी है। उसके बाद हरियाणा में सबसे पुराना ऑल इंडिया रेडियो कौन सा है, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुरुग्राम या रोहतक। तो 3 रेडियो स्टेशन है, तो सबसे पुराने वाला है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है तो ये रोहतक का है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र और हिसार में भी रेडियो स्टेशन है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर हरियाणवी भाषा में पहली फिल्म कौन सी थी, चंद्रवाल, वीर शेरा, धरती या फिर बहुरानी। और इसमें जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, ये कहाँ के राजवंश थे, कदम्ब, पल्लव, पुष्यभूति या फिर चालुक्य। तो राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था, कौन से राजवंश से इनका संबंध था, तो इनका जो संबंध है ये चालुक्य से है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है, तो सबसे अधिक जो वन है कहाँ पर है, और ये पंचकुला में है। उसके बाद इसके कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना हिस्सा है, तो ये जो हिस्सा है ये 1.34% है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।